हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में BLUIS जो नवीन पटनायक जो थे उड़ीसा CM के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रक्षा मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में 6 सामरिक पुलों का ई उद्घाटन किया है। 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ सामरिक महत्व वाले सभी 6 पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा बेहद कठिन मौसम की स्थिति और दुर्गम इलाकों में काम करके रिकॉर्ड समय में किया गया है। पुलों की अगर बात करें तो 6 पुल कौन कौन से हैं, तो 6 में से 2 पुल कठुआ जिले के तरनाहा नाले पर बनाए गए हैं। जम्मू जिले के अखनूर पलनवाला रोड में 4 पुल स्थित हैं। इन सभी 6 पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। 6 पुलों की जो लंबाई है, न्यूनतम लंबाई की अगर बात करें तो 30 मीटर से लेकर अधिकतम 300 मीटर तक रखी गई है। तो इस प्रकार से 6 पुल बनाए गए हैं। और 6 पुल जो पहले अगर हम बात करें तो 9 जुलाई 2020 को राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया। तो 2 तो कठुआ जिले के तरनाहा नाले पर बनाए गए हैं और बाकी के जो 4 पुल हैं वो जम्मू जिले के अखनूर पलनावाला रोड पे बनाए गए हैं। 6 पुलों के निर्माण की जो कुल लागत है वो 43 करोड़ रुपए थी। 6 पुलों का निर्माण क्षेत्र के सामरिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करके किया गया है, क्योंकि ये सभी पुल भारतीय सशस्त्र बलों के आवागमन की सुगम बनाने में मदद करेंगे। तरनाहा पुल की अगर मैं बात करूं तो 6 में से 2 पुल का निर्माण कठुआ जिले के तरनाहा नाले में किया गया है। इन 2 पुलों में से एक पुल 160 मीटर लंबा है, जबकि दूसरा 300 मीटर लंबा है। 160 मीटर का तरनाहा पुल पुराने साबा कठुआ रोड पर है। 300 मीटर का तरनाहा पुल जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन की अगर मैं बात करूं BRO, तो सीमा सड़क संगठन BRO भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण बोर्ड तथा प्रबंधन करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। इसके अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। शांति काल में अगर युद्ध की स्थिति नहीं होती है तो BRO का क्या कार्य होता है, तो सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास और प्रबंधन का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से लगने वाले राज्यों के सामरिक आर्थिक विकास में योगदान देना। युद्ध काल में BRO के कार्य निम्नलिखित। युद्ध काल के अगर मैं बात करूं तो उसमें BRO के क्या कार्य होते हैं, तो ओरिजिनल सेक्टर तथा रीडिप्लॉयड सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का प्रबंधन करने का काम भी क्या करता है, BRO करता है। इसी के साथ दूसरा हम बात करते हैं युद्ध प्रयास के दौरान, युद्ध के समय जो सरकार द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उसके बारे में भी ये कार्य करता है। अगले हम टॉपिक की बात करते हैं, ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS भुवनेश्वर की भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने BLUIS को लॉन्च किया है। सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में वर्तमान पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण BLUIS को लॉन्च किया गया है। BLUIS है क्या, इसके बारे में हम बात करें तो भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम एक जियो टैगेड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। यह उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके किया जाएगा। भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए BLUIS के लॉन्च से ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई। इसी के साथ में लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सरकारी अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच एंड टू एंड संचार के लिए मुख्यमंत्री ने मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली नामक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। BLUIS और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली
उन 4 प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों में से हैं जो 8 जुलाई 2020 को 5T पहल के तहत लॉन्च किए गए थे। तो उड़ीसा एक पहला राज्य बन गया है जिसने जो अतिक्रमण से संबंधित जो भूमि है उसको रोकने के लिए एक BLUIS भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे अतिक्रमण की भूमि को रोका जा सकता है। इसी के साथ में हम आगे चर्चा करते हैं। श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला और मीजल्स दोनों को ख़त्म करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। जिनेवा बेस्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या है, WHO का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, जिनेवा में, कि 8 जुलाई 2020 को घोषणा की कि श्रीलंका और मालदीव रूबेला वायरस को समाप्त कर दिया है। इसके साथ श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। खसरा वायरस को क्षेत्र से 5 देशों द्वारा समाप्त किया जा चुका है। 2017-18 में भूटान, तिमोर लेस्ते, उत्तर कोरिया और मालदीव दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र WHO के 4 देश थे जो मीजल्स वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके थे। जुलाई 2019 में खसरा को ख़त्म करने के लिए श्रीलंका WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से तीसरा राष्ट्र बन गया है। WHO द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से खसरा को खत्म करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2023 रखा गया था। रूबेला वायरस को क्षेत्र के 2 देशों द्वारा समाप्त किया गया है। WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से रूबेला को समाप्त करने वाले श्रीलंका और मालदीव पहले 2 देश हैं। WHO द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से रूबेला वायरस को ख़त्म करने के लिए निर्धारित लक्ष्य जो था वो 2023 रखा गया था। तो WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के इसके अंदर कुल जो हैं 11 देश आते हैं। वे हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में आते हैं WHO के। और एक बात ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब पर, ताकि जो भी आपको नए वीडियो मिले वो तुरंत आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। और आप यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो भी अच्छी राजस्थान GK वगैरह की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। INS केसरी ने 49 दिनों में मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दृष्टिकोण को पूरा करते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में देशों की मदद करने के लिए मिशन सागर शुरू किया था। मिशन सागर 10 मई 2020 को शुरू किया गया था और 49 दिनों के बाद मिशन को 28 जून 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मिशन सागर की अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी से निपटने में हमारे समुद्री पड़ोसियों को सहायता देने के लिए मिशन शुरू किया गया था। मिशन सागर के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया था। 10 मई 2020 को कोविड-19 संबंधित आवश्यक दवाएं, HCQ टैबलेट और आयुर्वेदिक मेडिसिन सहित मेडिकल असिस्टेंट टीम्स और लगभग 600 टन खाद्य पदार्थों के साथ INS केसरी ने मिशन के लिए शुरुआत की थी। अगले 49 दिनों में INS केसरी ने 7,500 समुद्री मील की यात्रा की, जो 14,000 किलोमीटर से भी अधिक थी। मिशन सागर की अगर बात करें तो कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, मॉरिशस और कोमोरोस द्वीप समूह में चिकित्सा सहायता टीमें तैनात की गई। मालदीव में लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। मॉरिशस में वितरित आयुर्वेदिक दवाओं की विशेष खेप। मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस और कोमोरोस द्वीप समूह में आवश्यक कोविड-19 संबंधित दवाएं दी गई थी। तो मिशन सागर क्या है, जो पड़ोसी जो समुद्री देश हैं उनको कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते जो आवश्यक दवाएं हैं, आवश्यक जो मेडिकल उपकरण हैं, आवश्यक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाने के लिए मिशन सागर जो नौसेना के द्वारा INS केसरी जो जहाज है उसके द्वारा पहुंचाई गई है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा मिशन था जो पड़ोसी देशों को ये 10 मई 2020 को शुरू किया गया था और लगभग 49 दिन ये मिशन चला और इसमें 7,500 समुद्री मील की यात्रा तय की गई, जो कि 14,000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा सब नौसेना द्वारा जो INS केसरी द्वारा तय की गई थी। इसके अंदर लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ भी वितरित किया गया था मालदीव में। आगे हम इसी के बाद पे चर्चा करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायक कंपनी कृष्णा होल्डिंग्स ने चीन की रोडिग बिनानी रोगन सीमेंट से अपनी जो पूरी जो 92.5% जो हिस्सेदारी थी उसको बेच दिया है। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट की सब्सिडरी कृष्णा होल्डिंग चीन के सैडोक बिनानी रोगन सीमेंट की 92.5% हिस्सेदारी को अपनी पूरी इक्विटी हिस्सेदारी से बेच देगी और 92.5% हिस्सेदारी लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची जाएगी। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट मुंबई स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सैडोक बिनानी रोगन सीमेंट क्या है? तो सैडोक बिनानी रोगन सीमेंट जो वर्ष 2007 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना भारत के बिनानी सीमेंट और चीन के रिजाओ रोगन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के बीच 70:30 इक्विटी अनुपात के साथ की गई थी। नवंबर 2018 में आदित्य बिड़ला समूह की फर्म अल्ट्राटेक सीमेंट ने कर्ज में डूबे बिनानी सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया था और बिनानी सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई और इसका नाम अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी संयुक्त उद्यम कंपनी सैडोक बिनानी रोगन सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन गई थी। तो ये एक सैडोक बिनानी सीमेंट रोगन सीमेंट किस प्रकार बनी और किस प्रकार से इसकी हिस्सेदारी थी? तो 30% इसकी हिस्सेदारी थी और जो भारत की जो बिनानी सीमेंट थी उसकी जो हिस्सेदारी थी वो 70% इसके अंदर हिस्सेदारी थी। जो इसकी 30% जो हिस्सेदारी थी अपनी जो 92.5% हिस्सेदारी को ये जो बिनानी सीमेंट है वो बेच रहा है अपनी। आगे हम बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने 3,992 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा किया। तो विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला था, जिसमें 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया था। समुद्री सेतु जैसा निकासी ऑपरेशन आखिरी बार 2015 में ऑपरेशन राहत के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था, जब यमन से 5,600 लोगों को निकाला गया था। समुद्री सेतु में हिस्सा लेने वाले जो पोत थे वो थे INS जलाशय और 3 लैंडिंग शिप टैंक INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगर ने इस मिशन में भाग लिया था। इस ऑपरेशन के तहत इन 4 भारतीय नौसेना जहाज़ों ने मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीयों को निकाला था। तो ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन जो है समुद्री मार्ग के द्वारा विदेश में जो फंसे हुए भारतीय जो नागरिक हैं उनको स्वदेश वापसी के लिए ये मिशन चलाया गया था। तो ये जो था ये 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। लगभग 55 दिनों तक ये मिशन चला था। तो इसमें 3,992 जो भारतीय उसको भारत वापस लाया गया था। समुद्री सेतु में हिस्सा लेने वाले जो पोत थे वो इस प्रकार थे और इसे वापस लाने के लिए 23,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु की अगर बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 8 मई को शुरू हुआ, जब INS जलाशय से मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीय नागरिकों को वापस लाया था। भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना था कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी जहाज़ पर कोविड-19 संक्रमण फैलने की कोई घटना न हो सके और भारतीय नौसेना ने योजनाबद्ध तरीके से अपना जो कोविड-19 जो प्रोटोकॉल था उसको अपनाकर इसको सफल बनाया था। तो सख्ती से लेते हुए इसको सफल बनाया था। तो लगभग कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने भारतीयों को जो समुद्र सेतु ऑपरेशन है उसके द्वारा भारत लाया गया था कोविड-19 के चलते। 3,992 भारतीयों को वापस लाया गया था। इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं। कैबिनेट ने PMAYU के तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवासीय परिसर के लिए विकास को मंजूरी दी। 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल किराए के सस्ते आवासीय परिसर के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन किफ़ायती किराए के आवास परिसरों को शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में विकसित किया जाएगा। पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो PMAY
यू के तहत एक उप योजना के रूप में किराए के सस्ते आवासीय परिसर की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा के रूप में की गई थी। तो ARHCS आत्मनिर्भर भारत के विजन को किस प्रकार से पूरा करेगा? तो इसके अंदर जो ये शुरू किया गया था 8 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था और ये जो है PMAYU के तहत एक योजना बनाई गई थी और नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप देश के शहरी केंद्रों में श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगियों के रोजगार का नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप देश ने शहरी केंद्रों से श्रमिकों को बड़े पैमाने पर गाँव की ओर प्रवास किया है। कोविड-19 महामारी से पहले यह श्रमिक शहरी क्षेत्रों के बाहर ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों या अन्य अनौपचारिक और निकट कॉलोनियों में रहते थे। सस्ते आवासीय परिसर को देश के शहरी केंद्रों में बनाया जाएगा, जहां ये प्रवासी श्रमिक एक किफ़ायती किराए पर मकान ले सकेंगे। ये ARHC उनके कार्यस्थल के करीब होंगे। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से बड़ी संख्या में श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं, छात्रों आदि को लाभान्वित करेंगे। तो इस तरीके से जो अफोर्डेबल सस्ते जो मकान है आवासीय जो मज़दूरों को देने के लिए स्कीम चलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका जो स्कीम का पूर्ण नाम की अगर मैं बात करूं तो PMAY है, यू है। इसके अगर बारे में अगर बात करें तो ARHCS के तहत वर्तमान में लगभग 3 लाख लाभार्थी कवर किए जाएंगे और 25 साल की रियायती समझौते के माध्यम से वर्तमान में खाली पड़े सरकार के आवासीय परिसरों को ARHCS के में बदल दिया जाएगा। ARHCS के तहत निर्माण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में अनुमानित 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस तरीके से ARHCS एक व्यवस्था की गई। ARHCS के तहत निर्माण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में अनुमानित 600 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं 3 सार्वजनिक जो क्षेत्र की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको एक सार्वजनिक क्षेत्र की जो इंश्योरेंस में विलय कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है इसकी जो पूंजी निवेश है 12,450 करोड़ रुपए थी। तो 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, इन तीनों को एक सार्वजनिक रूप से विलय कर दिया जाएगा। इनका 12,450 करोड़ रुपये में से 3,475 करोड़ रुपये की पूंजी चालू वित्त वर्ष में जारी की जाएगी और 6,475 करोड़ रुपये की पूंजी बाद में प्रदान की जाएगी। NICL के अधिकृत शेयर पूंजी 7,500 करोड़ रुपये होगी, जबकि UIICL और OICL के लिए 5,000 करोड़ रुपये होगी। विलय की प्रक्रिया बंद हो गई है। मंत्रिमंडल ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए लाभदायक और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल ने 3 कंपनियों की विलय प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस साल की शुरुआत में मीडिया ने यह बताया गया था कि 3 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां इनको विलय कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल था उसको समाप्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये जो कंपनियां ही थी इनका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। NICL का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड है। और OICL का जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। इसी के साथ में आगे हम बात करें तो इसकी जो पूंजी थी वो 12,450 करोड़ रुपए थी। जो 3,475 करोड़ रुपए थी वो पूंजी चालू वित्त वर्ष में जारी की जाएगी और 6,475 करोड़ रुपए शेष पूंजी को बाद में प्रदान किया जाएगा। इसमें से 7,500 करोड़ रुपए जो थी वो अधिकृत NICL की राशि थी, जबकि 5,000 करोड़ रुपए OICL और UICL की राशि थी। आगे हम बात करते हैं इसी के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। तो 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से में रूप में की गई थी। कई बार पूछ लिया जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में फिलहाल में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इस योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र जैसे किसान उत्पादक संगठन, FPO, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ,
कृषि उद्यमियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि अवसंरचना निधि की हम बात करते हैं तो योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक 10 वर्षों के लिए होगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण मंजूर और वितरित किए जाएंगे, जिनमें से चालू 2020-21 वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 आगामी वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए स्वीकृत और वितरित किए जाएंगे। योजना के तहत जारी किए गए ऋणों पर सब्सिडी ब्याज दर होगी और ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष की होगी। 3% की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए लागू होगी और उसके आगे अगर बात करें तो ये जो ब्याज दर है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऋण की अदायगी के लिए अधिकतम न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक होगा। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी कवरेज 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये जो थी निधि जो कृषि से संबंधित जो 20 लाख करोड़ रुपए में ये घोषणा की गई थी। आगे हम बात करते हैं इसी के साथ